हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप सीजी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं के बारे में तैयारी करते हैं, जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ का भी हम लोग एग्जाम देखते हैं। देखिए, अभी आप लोगों का सीजी पटवारी का एग्जाम होने वाला है, जिसमें का मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराने का ट्राई कर रहा हूँ। जिसमें मैंने आज आप लोगों के लिए लगभग आप लोगों को मैंने 2 से 3 वीडियो आप लोगों को अपलोड करा दिए है। अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो आप लोग वीडियो का प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अभी मैं आप लोगों का जो इंडिया का अर्थशास्त्र है, इंडियन इकोनॉमी है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें लगभग लगभग आप लोगों को 250 से 300 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कंप्लीट वीडियो देखना है या फिर किसी भी प्रकार का नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी मैराथन क्लास भी कराऊंगा, आप लोग तैयार रहिएगा। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। अभी हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। अर्थव्यवस्था को मुख्य मुख्य रूप से कितने प्रकार से बांटा गया है? तो देखिए, अर्थव्यवस्था को मुख्यतः तीन प्रकार से बांटा गया है। एक आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, जो भाग है उसको भी 3 भागों में बांटे गए हैं। प्लस कार्य के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। प्लस स्वामित्व के आधार पर। ये जो उपरोक्त तो सभी सही है, इस लोगों को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि, खनन और ये 17% वाला क्षेत्र कवर करता है, जो कि रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत, यहाँ पे जो मजदूर होते हैं उनको रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र आता है। इसमें ये जो है 29% क्षेत्र मतलब एरिया कवर करता है, जिसमें आपका वाइट कॉलर जॉब वाले कार्यकर्ता आते हैं। प्लस तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा सेक्टर और नौकरी वाला जो सेक्टर होता है वो होता है, जो कि 54% क्षेत्र कवर करता है, जो कि ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत आता है। उपरोक्त तो सभी से याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं फिर। देखिए, कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। एक तो संगठित और एक तो असंगठित। तो संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा सेक्टर आपका रेलवे हो जाता है, और असंगठित क्षेत्र में सबसे बड़ा उद्योग आपका कपड़ा उद्योग हो जाता है। उपरोक्त तो सभी है। अगला देखिए, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन कितने के बारे में क्या सही है? देखिए, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक निजी सेक्टर, एक सार्वजनिक सेक्टर और एक संयुक्त सेक्टर। तो निजी सेक्टर में कंपनी का अधिकार होता है, सार्वजनिक सेक्टर में सरकार का अधिकार रहता है, प्लस संयुक्त सेक्टर में दोनों की भागीदारी रहती है समान रूप से। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखते हैं। देखिए, उत्पादन के कितने कारक हैं? तो उत्पादन के मुख्यतः 4 कारक होते हैं। इसमें पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी, ये चारों आते हैं। उपरोक्त तो सभी सही है। देखिए, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही है? देखिए, द्वैध अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? जिसमें परंपरागत अर्थव्यवस्था और आर्थिक अर्थव्यवस्था दोनों को शामिल किया जाता है, उसको द्वैध अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समांतर अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? काला धन का बढ़ जाना क्या कहलाता है? समानांतर अर्थव्यवस्था कहलाता है। काला धन किसको बोला जाता है? तो बिना टैक्स का जो पैसा होता है उसको काला धन बोलते हैं। मौद्रिक आय, श्रम के बदले जो धन दिया जाता है उसको मौद्रिक आय बोला जाता है। प्रयोज्य आय, मौद्रिक आय में से टैक्स को हटा देने पर जो आय बचता है उसको प्रयोज्य आय बोला जाता है। प्रयोज्य आय बोला जाता है। प्लस वास्तविक आय, प्रयोज्य आय में जो देनदारों का पैसा होता है, मतलब जिनको हम लोगों को पैसा देना रहता है, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होता है उसको बोला जाता है वास्तविक आय। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए। राष्ट्रीय आय के बारे में क्या सही है? तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? तो वो जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन जो है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। इसकी गणना जो है साधारण लागत, फैक्टर कॉस्ट, या देखिए साधारण लागत बटे बाजार में उनका मूल्य, इन दोनों को करके इसकी गणना करते हैं। साधारण लागत जो होता है उसमें से बाजार का मूल्य होता है उसको भाग देने पर हमारा गणना, इसका जो एनएसओ का जो गणना होता है वो हमें प्राप्त होता है राष्ट्रीय आय का। साधारण लागत किसको बोलते हैं? तो उत्पादन कारकों का मूल्य क्या कहलाता है? साधारण लागत कहलाता है। प्लस बाजार लागत किसको बोलते हैं? तो साधारण लागत प्लस जो प्रत्यक्ष कर होता है
जो टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, उसको बोलते हैं बाजार लागत। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए, राष्ट्रीय आय निकालने की कितनी विधियां हैं? तो राष्ट्रीय आय निकालने की विधियां देखिए, एक तो होता है उत्पादन विधि होता है, एक आय विधि होता है, और एक उपभोग तथा बचत विधि होता है। इन तीनों को जोड़ करके बनाया जाता है। देखिए, उत्पादन विधि में आपका वस्तुओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, और आय विधि में वस्तुओं के आय को जोड़ा जाता है, जबकि उपभोग तथा बचत को आपस में जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, उपभोग तथा बचत दोनों के पैसे को आपस में जोड़ा जाता है। ये 3 प्रकार की विधियाँ होती है। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता, निम्न में से क्या सही है? निम्नलिखित के बारे में क्या सही है? देखिए, हमारा प्रश्न है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म आपका देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोला जाता है। एनएनपी का फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट, मुख्य राष्ट्रीय उत्पाद बोला जाता है। प्लस एनडीपी का फुल फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब मुख्य डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है उसको बोला जाता है। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए, जीडीपी के बारे में क्या सही है? देखिए, जीडीपी का पूरा नाम क्या है आपका? सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी का पूरा नाम। कि इसकी देखिए, यह जो है अपना जो सीमा होता है केवल, उसके अंदर में उत्पादित समस्त वस्तुओं के मूल्य को जीडीपी बोला जाता है। इसमें सीमा से बाहर का मूल्य को ऐड नहीं किया जाता। मतलब मान लीजिए हमारे इंडिया में जितना भी उत्पादन होगा इंडिया के अंदर में, वो हमारा जीडीपी कहलाएगा। लेकिन अगर इंडिया का आदमी कोई बाहर में सामान बेचता है तो वो हमारे जीडीपी के अंतर्गत नहीं आएगा। बाहर में जाकर सामान को उत्पादन करता है तो वो जीडीपी के अंदर नहीं आएगा। देखिए, यह जो है देश के अंदर सकल उत्पादन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सकल उत्पादन को दर्शाता है। तो उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए, जीएनपी के बारे में क्या सही है? देखिए, जीएनपी का पूरा नाम सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। इसमें केवल भारतीयों की आय को शामिल किया है। जीएनपी मतलब हमारे देश में ही नहीं है, मतलब जितने में पूरे विश्व में जितने भी हमारे भारतीय हैं वो लोग उत्पादन करते हैं, तो उससे जो आय होता है उसको बोला जाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब हमारे जो राष्ट्र के वाले जो है वह जहाँ भी उत्पादन करें उनका पैसा हमारा क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। देखिए, अब कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में देखिए, अगर जीडीपी और जीएनपी बराबर है मतलब अर्थव्यवस्था क्या संतुलित है। यदि जीडीपी ज़्यादा है और जीएनपी कम है तो हमारा अर्थव्यवस्था क्या है? घाटे का अर्थव्यवस्था है। अगर जीडीपी कम है और जीएनपी ज़्यादा है तो लाभकारी अर्थव्यवस्था है। यदि आयात और निर्यात दोनों बराबर है तो जीरो अर्थात बंद अर्थव्यवस्था। इसमें किसी भी प्रकार की हमारे अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, हमारा व्यापार नहीं हो रहा है। यदि जीडीपी माइनस जीएनपी है तो शुद्ध साधन आय हमारा प्राप्त होता है। जीडीपी में जीएनपी घटा दो तो क्या होगा? हमारा शुद्ध साधन आय का प्राप्ति होगा। उपरोक्त तो सभी देखिए, ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं ना कि किसको क्या बोलते हैं, संतुलित अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं। इसमें आपको क्या दिया रहेगा? सकल घरेलू उत्पाद माइनस सकल घरेलू उत्पाद अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे कर कैसे प्रश्न आता है, तो क्या कहलाएगा? संतुलित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अगला देखिए, एनएनपी के बारे में क्या है? देखिए, एनएनपी के बारे में क्या सही है? तो एनएनपी का पूरा नाम नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। इसमें एनएनपी आपका क्या कहलाता है? एनएनपी बराबर होता है आपका जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसमें से जितने भी टूट फूट होते हैं उसको हटा देने पर क्या प्राप्त होता है? एनएनपी प्राप्त होता है। इसमें केवल भारतीयों की आय को ही जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? भारतीयों की आय, मतलब जो भी भारतीय है चाहे वो विदेश में भी काम कर रहे हो तो उनकी आय को हम लोग ऐड कर सकते हैं। उपरोक्त तो सभी सही है। देखिए, अगला देखिए, जीडीपी के बारे में क्या सही है? जीडीपी क्या करता है? जीडीपी देश के प्रगति को दर्शाता है। जीडीपी जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रियल जीडीपी होता है, एक तो नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी प्लस रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी आपका चालू वर्ष के आधार पर होता है, जबकि रियल जीडीपी स्थिर अर्थव्यवस्था के आधार पर होता है। स्थिर कीमत मतलब कोई एक ठो ईयर चुन लिया जाता है जहाँ पे एवरेज रहता है, मूल्य जो एवरेज रहता है, तो उस हिसाब से एक ठो ईयर चुन लिया जाता है। इससे प्राप्त जो आंकड़े होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। जो रियल जीडीपी से प्राप्त आंकड़े क्या होते हैं? विश्वसनीय होते हैं।
जीडीपी डिफ्लेक्टर किसको बोलते हैं? तो जीडीपी डिफ्लेक्टर देखिए, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से भाग देंगे प्लस 100 से गुणा करेंगे तो आपका जीडीपी डिफ्लेक्टर प्राप्त होता है। क्या हुआ? अब इसमें उपरोक्त तो सभी सही है, याद रखिएगा। ये सब पूछने वाले प्रश्न है ना, ये सब हर सभी एग्जामों में आते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए गरीबी के बारे में क्या सही है, देखते हैं गरीबी क्या है। देखिए गरीबी पर्याप्त आपूर्ति का अभाव ही क्या कहलाता है? गरीबी कहलाता है। गरीबी दो प्रकार की होती है, एक सापेक्ष गरीबी होती है और एक तो निरपेक्ष गरीबी होती है। तो सापेक्ष गरीबी में देखिए विषमता को स्पष्ट करता है। इस सापेक्ष गरीबी क्या कहता है? जो विषमता होती है, जो पॉवर्टी लाइन होती है, उसको स्पष्ट दर्शाती है। इसको दर्शाने के लिए दो प्रकार के सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक इनके प्रमुख सूचकांक कहलाते हैं। अब देखिए निरपेक्ष गरीबी क्या कहते हैं? निरपेक्ष गरीबी जो है जीवन यापन पदार्थों की कमी के आधार पर इसको निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। देखिए इसकी मानदंड जो है गरीबी रेखा के द्वारा इसको मापदंड किया जाता है। किसके द्वारा निश्चित किया गया है? गरीबी रेखा, पॉवर्टी जो लाइन होता है उसके द्वारा इसको मापा जाता है। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए लॉरेंज वक्र के बारे में क्या सही है? लॉरेंज वक्र क्या करता है? पूर्ण समता रेखा के ऊपर नहीं उठेगा। लॉरेंज वक्र क्या होता है? कभी भी पूर्ण समता रेखा का ऊपर नहीं उठता, पूर्ण समता रेखा के नीचे नहीं जा सकता, प्लस बढ़ती हुई उत्तल फलन होता है। इसका क्या होता है? ये जो है ऐसे बढ़ता हुआ उत्तल फलन होता है। प्लस लॉरेंज वक्र समता रेखा के जितने पास होगा वह आय में विषमता उतनी ही कम होगी। लॉरेंज वक्र जितना समता रेखा के पास होगा उसकी विषमता कितनी होगी? उतनी ही कम होगी सारी। ये ऐसे रहता है ना, ये जो लॉरेंज वक्र होता है ये इसमें ऐसे रहता है, ऐसे टाइप से रहता है। देखिए लॉरेंज वक्र समता रेखा जितने पास होगा आय में विषमता उतनी ही कम होगी। उपरोक्त तो सभी से याद, देखिए ये सब प्रश्न पूछे गए हैं ना, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। देखिए गिनी गुणांक के बारे में क्या सही है देख लेते हैं एक बार। तो गिनी गुणांक को कोरोडो गिनी ने 1912 में दिया था। कब दिया था? 1912 में। यह जो है आय की विषमता मापने की सापेक्ष प्रणाली है। यह प्रत्येक युग्म के आय के अंतर को मापता है। किसको मापता है? आय के अंतर को मापता है। गिनी गुणांक में 100 से गुणा करने पर गिनी सूचकांक प्राप्त होता है। देखिए गिनी सूचकांक कैसे प्राप्त होता है? तो जो गिनी गुणांक होता है उसको 100 से गुणा कर देने पर हमें गिनी सूचकांक प्राप्त होता है। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखते हैं। देखिए अब देखिए भारत में योजना आयोग के द्वारा गरीबी मापन हेतु कौन कौन सी समिति बनाई गई थी उसके बारे में देखते हैं। तो YV अलग समिति, ये किसके द्वारा बनाई गई? ये कब बनाई गई थी? तो ये 1979 में बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी? तो ये गरीबी मापन के लिए बनाई गई थी। लकड़वाला समिति 1989 में बनाई गई थी। जो भी ये किसके लिए बनाई गई थी? गरीबी मापन के लिए। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में बनाई गई थी। प्लस C रंगराजन समिति जो है 2012 में बनाई गई थी। उपरोक्त तो सभी सही है। आप लोग इसको कब बनाया गया था, निर्माण कब किया गया था, इसको याद रखिएगा, पूछे जाने वाले प्रश्न है सब। देखिए बेरोजगारी में कितने प्रकार के होते हैं? बेरोजगारी जो संरचनात्मक बेरोजगारी, इसमें मांग में परिवर्तन होता है जो कि दीर्घकालीन होता है। चक्रीय बेरोजगारी में क्या होता है? मांग समाप्त हो जाती है जिससे पूरी कंपनी प्रभावित होती है, उनको कंपनी को बंद करना पड़ जाता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या कहलाती है? यह अल्पकालीन बेरोजगारी होती है जो कि नौकरी मिलने तक होती है। कब तक होती है? जब तक कि नई जॉब नहीं मिल जाती। छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो छिपी बेरोजगारी देखिए कृषिगत जो बेरोजगारी होती है उसको छिपी बेरोजगारी कहती है। इसमें जो है उत्पादकता शून्य हो जाती है। इसमें क्या होती है? उत्पादकता शून्य हो जाती है। मौसमी बेरोजगारी किसको बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी देखिए अल्पकालीन बेरोजगारी होता है। यह एक विशेष मौसम के हिसाब से, जैसे कि कृषि एक प्रकार का आपका मौसमी बेरोजगारी कह सकते हैं। अगर कृषि होता है तो आप लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन जब कृषि नहीं होती तो क्या होती है? बेरोजगारी आ जाती है ऑटोमेटिक। शिक्षित बेरोजगारी देखिए हमारे भारत में सर्वाधिक क्या है? शिक्षित बेरोजगारी है। ये क्या शिक्षित बेरोजगारी किसको बोलते हैं? तो योग्यता के अनुसार रोजगार न मिलना शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। अब देखिए आर्थिक नियोजन के बारे में क्या सही है? तो आर्थिक नियोजन की संकल्पना S विश्वेश्वरैया ने 1934 में दिया था। पुस्तक इन्होंने अपना प्लांट इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया नामक पुस्तक में इसकी संकल्पना की थी।
राष्ट्रीय नियोजन समिति का निर्माण 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, प्लस आर्थिक नियोजन समिति 1947 में इसका निर्माण कराया गया था, जिसमें कुल कितनी 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी? 12 पंचवर्षीय योजना, जो कि 1 अप्रैल 1951 से 15 अगस्त 2014 तक चला। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। चलिए, उपरोक्त तो सभी से ये देखिए, ये जो योजना आयोग थे इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए गए थे, लेकिन क्या है, जैसे सरकार के जो होता है तो वो पुराने जो कार्य होते हैं उनको बंद कर देते हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। कोई अच्छा भी काम करता है तो उसको आदमी बंद करा देता है अगर सरकार चेंज हो जाता है। उनको खाली अपना ही काम दिखाना रहता है, जबकि वो अच्छे अच्छे काम भी हो रहे थे योजना आयोग में। चलिए फिर देखते हैं क्या क्या हो रहा था। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में क्या सही है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला, जिसमें कृषि और सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया था। पहली पंचवर्षीय कब से कब तक चली थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, जिसमें किसके किसके ध्यान दिया गया था? कृषि और सिंचाई पर ध्यान दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। इसमें बृहद उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसमें भिलाई के स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट जैसे बड़े बड़े प्लांट का निर्माण किया गया था, उद्योगों का निर्माण किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला, जिसमें अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। क्या था इसका प्रमुख केंद्र? था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना प्लस हरित क्रांति पर विशेष ध्यान देना था। क्या था? हरित क्रांति पर विशेष ध्यान देना था। इन्होंने हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का उत्पादन शुरू किया था। अब देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1969 से 1974 तक। इसमें श्वेत क्रांति का विस्तार हुआ था, प्लस इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंक? इसमें क्या किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या है? 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना चली। इसमें गरीबी उन्मूलन तथा 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए थे। इसमें क्या किया गया था? गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे थे पांचवी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। उपरोक्त सभी सही है। अब देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। आप लोगों को ये याद रखना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, उसमें किस प्रकार के कार्य किए गए थे। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। यही वाले प्रश्न विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली, जिसमें गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया था। प्लस सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली थी, जिसमें रोजगार, शिक्षा, साक्षरता तथा प्राइवेट सेक्टर पर बल दिया गया था। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 57 तक चला, जिसमें मानव संसाधन का विकास पर ध्यान जोर दिया गया, प्लस राष्ट्रीय महिला कोष पर विशेष खर्चा एवं विशेष उनके लिए धन की उपलब्धता कराई गई थी, ताकि महिलाओं का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। नवीं पंचवर्षीय 1997 से 2002 तक न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली के अनुसार, देखिए ये जो है 1997 से 2002 तक चली, जिसमें न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली पीडीएस, मतलब जब भी जो वर्तमान में हमारा चावल देते हैं ना, राशन कार्ड वाला, उचित मूल्य की दुकान वाला, वही वाला है। अब देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चला, जिसमें क्या किया गया? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए अनेकों कार्यक्रम कराए गए थे। इसी में शिक्षा का भी विस्तार किया गया था। सब पढ़ो अभियान भी इसी के अंतर्गत चलाए गए थे। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, आप लोग ये याद रखिएगा कौन से कार्यक्रम किसमें चलाए गए थे, कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाए गए थे। देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली, जिसमें तीव्र एवं समावेशी विकास, प्लस इस वर्ष में जीडीपी का सर्वाधिक रहा। जीडीपी कब रहा था? 2012 में हमारा जीडीपी सर्वाधिक रहा था 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। उसके बाद देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई 2012 से 2017 तक। कब से कब तक? 2012 से 2017 तक। इसमें क्या हुआ? सबसे ज़्यादा तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की चर्चा की गई थी। कब की गई थी? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की चर्चा की गई थी, लेकिन इसको 2014 में ही बंद कर दिया गया था। जैसे सरकार चेंज हुआ, फिर क्या है, वो कितना भी अच्छा काम क्यों ना करे, लेकिन उसको सरकार चेंज होने के बाद क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं, ताकि अपना काम उनको दिखे। उनका काम वो लोग
जानबूझकर खराब करते थे ताकि दोबारा उनको चुनाव में अच्छा काम ना हो करके। देखिए 2012 में क्या था, जीडीपी में सर्वाधिक रहा था, उसके बाद 2014 में इसको बंद कर दिया गया पंचवर्षीय योजना। बताइए ये सब क्या है? ये सब ऐसी होता है, राजनीति है सब, और राजनीति जो है हमारे देश को ले डूबेगी ऐसी चलती रही तो। अभी वर्तमान में भी वैसी ही हो रहा है हर चीज़। देखिए प्रथम योजना अवकाश 1966 से 1969 तक चला, जो कि जिसका कारण क्या था, भारत पाक संघर्ष था, प्लस भारत में सूखा आ गया था। जब 1967 की लड़ाई हुई थी, 1966 से 1969 तक भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी, उस कारण से क्या हुआ था, तो यहाँ पे योजना अवकाश आया था, प्रथम योजना अवकाश। अब देखिए अनवरत योजना कब चला गया था? अनवरत योजना 1978 से 1960 तक, सॉरी 1978 से 1980 तक चलाया गया था, जिसमें क्या था, इसमें एक बार नोटबंदी कराई गई थी और एक बार शराबबंदी कराई गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1990 से 1992 तक हुआ था। इसमें आर्थिक संकट आ गया था। इस समय 1991 में भारत के पास मात्र 15 दिन का पैसा था। उस वक्त हमारे वित्त मंत्री और आरबीआई के गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उन्होंने एलपीजी प्रस्ताव पारित किया, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन को विशेष बढ़ावा दिया है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सुधरे और आज तक धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देखिए उतने बुद्धिजीवी लोग थे पहले जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे थे, लेकिन वर्तमान में क्या है, बाहर से कर्जा ले लेकर सब अपना जेब भर रहे हैं, जिससे हमारा भारत कर्जेदार हो रहा है विदेशों का। अभी हमारे भारत का लगभग 400 ट्रिलियन जो है अभी कर्जा है भारत पर विदेशों का, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए नीति आयोग के बारे में क्या सही है। इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नीति का फुल फॉर्म आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जो क्या है आपका योजना आयोग को हटाकर उसके जगह में नया नीति आयोग का निर्माण किया गया है। अब देखिए यह सशक्त राज्य एवं सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए सहयोग एवं संघवाद को बढ़ावा देना, इसका ध्येय क्या था, सशक्त राज्य एवं सशक्त राष्ट्र के निर्माण करना था, प्लस सहयोग और संघवाद को बढ़ावा देना था। यह जो आर्थिक प्रगति से वंचित लोगों के लिए विशेष ध्यान देने के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन ऐसा बहुत कम हो पा रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं हमारे आसपास के जो सड़क जो बन रहे हैं गांव वगैरह में, वो कितना ख़राब है, लेकिन इनको सरकार को उतना खास फर्क नहीं पड़ रहा है। इसे सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। नीति आयोग का क्या कहा जाता है? सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए। अब यहाँ पे देखिए आरबीआई बैंक के बारे में क्या है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 को किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, प्लस प्रथम सिफारिश आयोग इसका यंग हिल्टन आयोग था। इसकी सिफारिश किसने की थी? यंग हिल्टन आयोग ने की थी। इसका लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, प्लस इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। उपरोक्त तो सभी है। चलिए अगला देखिए। आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है? देखिए आरबीआई मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण रखता है, बचतों को बैंकों एवं अन्य माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना है, लोगों को बैंकिंग से जोड़ना है, प्लस जनता से प्रत्यक्ष लेन देन करना है, तरलता को नियंत्रित करता है, प्लस करेंसी नोट जारी करता है एवं बैंकों पर नियंत्रण रखता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। ये सब ठीक है। अब देखिए कौन सा काम नहीं करता है, तो यह जनता को प्रत्यक्ष लोन लेन देन करता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सब सही है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है देख लेते हैं। भारत का पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1778 में उसका निर्माण कराया गया था। उसके बाद बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1790 में बनाया गया था। उसके बाद भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित सीमित दायित्व वाला प्रथम बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881 में बनाया गया था, स्थापित किया गया था। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित बैंक पंजाब नेशनल बैंक 1894 में इसका स्थापना किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल आपका 1806 में बनाया गया था।
बैंक ऑफ बॉम्बे आपका 1840 में बनाया गया था, प्लस बैंक ऑफ मद्रास आपका 1921 में खोला गया था। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखते हैं, चलिए। एसबीआई बैंक के बारे में क्या सही है देखते हैं। स्थापना इसका 1921 में इंपीरियल बैंक के रूप में हुआ था। इसका नाम एसबीआई का प्रारंभ में नाम क्या था? इंपीरियल बैंक का। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए, इसका 1 जुलाई 1955 को बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। देखिए, ये कौन सा विज्ञापन देता है? इसका विज्ञापन का थीम रहता है विथ यू ऑल द वे, मतलब मैं आपके साथ हर रास्ते पर हूँ। विथ यू ऑल द वे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, विदेशों में एसबीआई के कार्यालय हैं, तो कितने कार्यालय हैं? 28 देशों में लगभग 59 कार्यालय हैं। 28 देशों में कितने कार्यालय हैं? तो 59 कार्यालय हैं। जीवन बीमा में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो ये जो है आपका एसबीआई बैंक है। उपरोक्त तो सभी सही है, याद रखिएगा। देखिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में क्या सही है। अब तक लगभग 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, जिसमें प्रथम राष्ट्रीयकरण में 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस वक्त जो है इसकी सीमा थी, कितनी सीमा थी? तो इसकी सीमा लगभग बैंक के पास 5 करोड़ से अधिक जमा राशि होना चाहिए। कितना जमा राशि होना चाहिए था? 5 करोड़ तक की जमा राशि होनी चाहिए। द्वितीय बार जब राष्ट्रीयकरण हुआ 15 अप्रैल 1980 को, तो इसमें लगभग 6 अन्य अनुसूचित बैंकों को शामिल किया गया था, जिसमें उनकी राशि कितनी होनी चाहिए? तो 200 करोड़ से अधिक जमा राशि उनकी होनी चाहिए। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण में शामिल नहीं है। देखिए, एसबीआई क्या है? राष्ट्रीयकरण में शामिल नहीं, क्योंकि एसबीआई जो है पहले से ही राष्ट्रीयकृत था, तो उसको तो राष्ट्रीयकरण उसका नहीं किया गया था। उपरोक्त तो सभी सही है। ये भी सही है ना, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण शामिल नहीं है। एसबीआई क्या है? कभी राष्ट्रीयकृत नहीं हुआ था, क्योंकि वो पहले से ही सरकारी बैंक में घोषित हो गया था। अब देखिए, बैंक दर निम्नलिखित के बारे में क्या सही है, एक बार देख लेते हैं। बैंक दर वह सामान्य दर है जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देता है, उसको क्या बोलते हैं? बैंक दर बोला जाता है। रेपो दर क्या है? रेपो रेट क्या कहलाता है? अल्पकालिक ऋण जो आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों को दिया जाता है। आरबीआई जो है बैंकों को जो कर्जा देता है उसको जिस रेट पर दिया जाता है, जिस दर पर दिया जाता है, उसको रेपो दर बोला जाता है या फिर रेपो रेट बोला जाता है। रिवर्स रेपो रेट किसको बोलते हैं? देखिए, रिवर्स रेपो रेट अल्पकालिक दर जो कमर्शियल बैंक द्वारा आरबीआई में राशि जमा करने पर आरबीआई द्वारा दिया जाता है। मान लीजिए, जो बैंक होता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, तो आरबीआई में पैसा जमा करते हैं, तो आरबीआई जो उनको ब्याज देता है उसको बोला जाता है, जिस दर से ब्याज देता है उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या बोला जाता है? रिवर्स रेपो रेट। याद रखिएगा ये वाले। अब देखिए, बचत बैंक दर क्या है? बचत बैंक दर बैंक ग्राहकों की छोटी से छोटी बचतों पर बैंक द्वारा दिया जाने वाला ब्याज कहलाता है बैंक दर। देखिए, जमा दर क्या है? सावधि जमा पर बैंक द्वारा दिया गया जाने वाला ब्याज क्या कहलाता है? तो जमा दर कहलाता है। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखते हैं। देखिए, ग्रामीण विकास बैंक के बारे में क्या सही है। ग्रामीण विकास बैंक का पूरा नाम नाबार्ड है, जिसको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। इसको नाबार्ड भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई है। यह पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। प्लस उपरोक्त इसका सभी आंसर सही है, याद रखिएगा। अब देखिए, चेक के बारे में देखते हैं। साधारण चेक कितने प्रकार के होते हैं, उसके चेक के बारे में क्या सही है देखते हैं। एक होता है साधारण चेक, जिसको बेयरर चेक बोलते हैं। यह चेक जिसके हाथ में होता है पैसा उसी को मिल जाता है। दूसरा देखिए, अदिष्ट चेक। दूसरा क्या है? अदिष्ट चेक। इसको ऑर्डर चेक बोला जाता है। यह चेक जिसके नाम से होता है पैसा उसको मिलता है। तीसरा होता है रेखांकित, जिसको क्रॉस चेक बोलते हैं। इसका भुगतान जो है अकाउंट टू अकाउंट होता है। क्या होता है? अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हो जाता है। तीसरा होता है उपहार चेक, जिसको बोला जाता है गिफ्ट चेक। यह पुरस्कार के रूप में दिया जाता है तथा इसके साथ ओरिजिनल चेक भी दिया जाता है। जैसे क्रिकेटर लोगों को दिया जाता है, बड़ा वाला चेक दिया जाता है क्रिकेटर लोगों, तो वो बड़ा वाला चेक लेकर बैंक में नहीं जाते हैं, उनको साथ में छोटा वाला चेक भी दिया जाता है, जिसको वो लोग बैंक में जाकर उसका पैसा जो है अपने अकाउंट में डलवा लेते हैं। उसको बोला जाता है गिफ्ट चेक। अब देखिए, पोस्ट डेटेड चेक किसको बोलते हैं। यह चेक जो है लिखित तिथि से 3 महीने तक चलता है। जो पोस्ट डेट होता है
वो जिस दिन लिखा जाता है उससे 3 महीने तक गिन कर चलता है, उसके बाद वो चेक एक्सपायर हो जाता है। दूसरा देखिए ब्लैंक चेक, ऐसा चेक जिस पर हस्ताक्षर होता है बाकी रकम नहीं डला होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लैंक चेक बोलता है। तो हस्ताक्षर करके रकम जो है जिसको मिलता है वो डाल सकता है। तीसरा देखिए चेक बाउंस, खाते में देखिए चेक में लिखी गई राशि से यदि धन कम हो तो उसे चेक बाउंस कहते हैं। और इस यदि आपका चेक बाउंस हो गया है तो जिसने आपको चेक दिया है आप उसके ऊपर कार्यवाही कर सकते हैं। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए निम्नलिखित में से क्या सही है एक बार देख लेते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। एमआईसीआर का फुल फॉर्म देखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड होता है। प्लस केवाईसी का फुल फॉर्म नो यूर कस्टमर होता है। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखते हैं। देखिए मुद्रा के बारे में क्या सही है, तो कीमत में वृद्धि एवं मूल्य में कमी को मुद्रास्फीति कहलाते हैं। कीमत में वृद्धि और मूल्य में कमी को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। अब देखिए मुद्रा की आपूर्ति में कमी अथवा अनिस्फीति कहलाती है। मुद्रा की आपूर्ति अगर कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, अनिस्फीति कहते हैं। जब वस्तु की कीमत में कमी तथा मुद्रा की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो इसको अविस्फीति कहते हैं। मतलब जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है और मुद्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, अविस्फीति कहते हैं। आरबीआई एवं सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना पुनः मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक है, उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखते हैं। मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, देखिए रेंगती मुद्रास्फीति की सबसे छोटी स्थिति जिस 2 से 3% तक वृद्धि होती है। महंगाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है, 2 से 3% की, उसको बोला जाता है मुद्रास्फीति, रेंगती मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद चलती मुद्रास्फीति होती है। यह जो है मध्यम प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। इसमें जो महंगाई जो है 4 से 5% तक महंगाई में वृद्धि हो जाती है। दौड़ती मुद्रास्फीति किसकी कहते हैं, यह जो यह अधिक मुद्रास्फीति होती है जिसमें लगभग वस्तु की महंगाई जो है 90% वृद्धि हो जाती है। महंगाई में कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है, तो 90% की वृद्धि हो जाती है। कूदती मुद्रास्फीति किसको कहते हैं, इसमें जो है 2 से 3 अंकों की वृद्धि होती है। कितनी होती है, 2 से 3 डिजिट में वृद्धि होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, कूदती मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब देखिए अति मुद्रास्फीति किसको बोलते हैं, जब सामान्य कीमत पर 1000% की वृद्धि होती है तो उसको क्या बोलते हैं, अति मुद्रास्फीति कहते हैं। अभी तक इस प्रकार की मुद्रास्फीति अभी कहीं भी देखी नहीं गई है। वेनेजुएला में वर्तमान में अभी इस प्रकार की मुद्रास्फीति आप लोगों को देखने को मिल सकता है। वेनेजुएला जो देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, वहाँ पे आपको यह इस प्रकार की मुद्रास्फीति देखने को मिल सकती है। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए भारतीय नोट के बारे में क्या सही है, इसमें क्या है, 17 भाषाओं का प्रयोग। कितने भाषाओं का प्रयोग है, 17 भाषाओं का प्रयोग है। इसमें 50 रुपये के नोट में किसकी प्रतिमा होती है, तो हम्पी का जो रत्न मंदिर होता है उसकी प्रतिमा है। 100 रुपये के नोट में रानी का वाव का प्रतिमा है, मतलब जो जगह है बिहार में, जो जगह है रानी का वाव, उसके चित्र है। 200 रुपये के नोट में सांची के स्तूप का चित्र है। 500 रुपये के नोट में लाल किले का चित्र है। 2000 का नोट जो प्रारंभ में था अभी वर्तमान में नहीं है, उसमें मंगलयान का चित्र था। 20 रुपये के नोट में एलोरा की गुफा की चित्र है। प्लस 10 रुपये के नोट में कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखते हैं। ये याद रखिएगा ना, ये पूछे जाने वाले प्रश्न है, हर प्रश्नों में पूछा जा रहा है, एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब देखिए भारत के नोट मुद्रण कहाँ कहाँ किए जाते हैं, तो करेंसी नोट जो है, करेंसी नोट प्रेस नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र में है, जो कि 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 तथा 500 रुपये तक के नोटों को प्रिंट करता है। कितने नोटों को प्रिंट करता है, 10, 50, 200, 100 और 500 तक के। उसके बाद देखिए बैंक नोट प्रेस देवास, कहाँ पे, देवास में, यह जो मध्य प्रदेश में है, जो कि 20 रुपये, 50 रुपये प्लस 100 रुपये तक के नोटों के तथा इससे उच्च मूल्य के नोट छापती है। 20, 50, 100 तथा उससे भी अधिक मूल्यों के नोट कौन छापती है, तो देवास में छापा जाता है, बैंक नोट प्रेस देवास है। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी पेपर मिल
होशंगाबाद। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद में, जो कि मध्य प्रदेश में है। यह क्या करता है? यह जो करेंसी नोट का कागज बनाता है। क्या बनाता है? करेंसी नोट का कागज बनाता है। देखिए अब ये क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि मुद्रण किया जाता है, तो ए और बी इन दोनों जगहों पे मुद्रण किया जाता है। ये वाला क्या है, इसमें खाली कागज बनाया जाता है। इन दोनों में नोट का छपाई होता है। ठीक, अब हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी ये भी दोनों सही है। अब देखिए भारत में टकसाल कारखाना के बारे में क्या है, मतलब भारत में जहाँ जहाँ पे क्या बनाया जाता है, टकसाल मतलब सिक्के बनाए जाते हैं या फिर किसी भी प्रकार के मुद्रण बनाए जाते हैं, उसके बारे में देखिए। मुंबई में 1803 में स्थापित 1830 में स्थापित किया गया था मुंबई का टकसाल। हैदराबाद में 1903 में इसकी स्थापना की गई थी, प्लस कोलकाता में 1950 में टकसाल की स्थापना की गई थी। नोएडा में 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई और कोलकाता में सिक्के के अलावा मेडल एवं पदक बनाए जाते हैं। मुंबई और कोलकाता में क्या बनाए जाते हैं? सिक्के के अलावा पदक बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका भारत रत्न का बनाया जाता है। ये सब कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये जो है मुंबई और कोलकाता में बनाए जाते हैं। भारत में टकसाल कारखाना वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में रहता है। किसके नियंत्रण में रहता है? वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए। अब देखिए कर सुधार समितियों के बारे में क्या सही है। ये प्रश्न आया था अभी पिछले वाले एग्जामों में, तो ध्यान से दीजिए। इसमें राजा चैलिया समिति यह कर सुधार के लिए संबंधित है। वाई वी रेड्डी समिति यह आयकर में छूटों की समीक्षा करता है। केलकर समिति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करारोपण पर विशेष ध्यान देता है। रंग राजन समिति पेट्रोलियम उत्पादकों प्लस प्रशुल्क संरचना की सिफारिश करता है, प्लस सिफारिश किया था इसने। और रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। याद रखिएगा, उपरोक्त तो सभी सही है इसमें का। देखिए जीएसटी के बारे में क्या सही है। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इसको वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। इसको 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। 8 सितंबर 2016 को 191 संविधान संशोधन में इसको लागू किया गया था। जीएसटी मुक्त वस्तुएं कौन कौन सी होती है? स्वास्थ्य, खाद्य एवं शिक्षा से संबंधित वस्तुएं क्या है? जीएसटी मूल मुक्त वस्तुएं कहलाती हैं। जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष कर तथा 23 केंद्रीय एवं राजकीय उपकर शामिल हैं। जीएसटी में कितने? 17 अप्रत्यक्ष कर है, 23 केंद्रीय कर है तथा राजकीय उपकर भी इसमें शामिल है। उपरोक्त सभी सही है, याद रखिएगा। देखिए बजट के बारे में क्या सही है। तो बजट जो संतुलित बजट किसको बोलते हैं? बजट प्राप्तियों एवं बजट का व्यय अगर बराबर हो तो इसको स्थिर या फिर संतुलित बजट बोलते हैं। घाटे का बजट, इसमें बजट व्यय बजट आय से कम हो, इसमें मंदी आती है, प्लस इसको घाटे का बजट कहते हैं। अधिशेष किसको बोला जाता है? जब बजट व्यय और बजट प्राप्तियों से अधिक हो। जब बजट का व्यय क्या होता है? बजट प्राप्तियों से अधिक होता है, तो इसको क्या बोला जाता है? अधिशेष बजट कहा जाता है। इसमें मुद्रा की स्फीति होती है। प्लस घाटे का बजट किसको बोलते हैं? भारत का, देखिए वर्तमान में जो भारत का बजट है वो किस प्रकार का बजट है? तो ये घाटे का बजट है। किस प्रकार का बजट है? घाटे का बजट है। यहाँ पे क्या है? बजट व्यय अधिक है, बजट आय की प्राप्तियां जो है कम है। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है ना? बजट घाटा, बजट व्यय माइनस बजट आय को क्या कहते हैं? बजट घाटा बोलते हैं। राजस्व घाटा किसको बोला जाता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय को राजस्व घाटा कहते हैं। प्रभावी राजस्व किसको बोला जाता है? देखिए प्रभावी राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत संपत्ति सृजन हेतु जो अनुदान दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रभावी राजस्व घाटा बोला जाता है। राजकोषीय घाटा, बजट घाटा प्लस बाजार उधारी प्लस देयता, इन तीनों को मिलाकर क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहते हैं। प्लस प्राथमिक घाटा किसको बोला जाता है? राजकोषीय घाटा में अगर सरकार द्वारा ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है तो उसको बोला जाता है प्राथमिक घाटा। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए। अब देखिए भारत के प्रमुख कृषि उत्पाद बोर्ड के बारे में क्या सही है। कॉफ़ी बोर्ड आपका बेंगलोर कर्नाटक में है। रबर बोर्ड आपका कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड आपका दिल्ली में है। मसाला बोर्ड आपका कोची केरल में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता में है। राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। उपरोक्त सभी से ही याद रखिएगा। अब देखिए भारत की नवरत्न कंपनियों के बारे में क्या सही है।
भारत की नवरत्न कंपनियों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या सही है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल जिसको बोला जाता है, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल जिसको बोला जाता है, इसका भी क्या है, इसका मुख्यालय बंगलोर में है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नाल्को जिसको बोलते हैं, इसका केंद्र जो है भुवनेश्वर है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NMDC जिसको बोलते हैं, इसका मुख्यालय हैदराबाद है, जो कि 1958 में इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, जो कि 1982 में स्थापित किया गया था। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए मैं जानबूझकर उपरोक्त तो सभी वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ये सब भूलने वाली क्वेश्चन नहीं है। आप लोग इसको याद रखिएगा। वन लाइनर में आप लोग इसको ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, महारत्न कंपनियों के बारे में क्या सही। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जिसको बोला जाता है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ONGC जिसको बोला जाता है, इसका मुख्यालय इसका क्या है, देहरादून है। कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, जिसका मुख्यालय कोलकाता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL, मुंबई है इसका मुख्यालय। तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, इसका दुलियाजान से है। क्या है, इसका मुख्यालय दुलियाजान है। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए, भारत के प्रमुख समितियों के बारे में क्या सही है। देखिए, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति कहलाता है। दांतेवाला समिति बेरोजगारी का अनुमान लगाता है। सरकारिया समिति आपका केंद्र राज्य संबंध दर्शाता है। महालनोबिस समिति आपका राष्ट्रीय आय दर्शाता है। रंगराजन समिति आपका भुगतान संतुलन से संबंधित है। प्लस भंडारी समिति आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के निर्माण से संबंधित है। याद रखिएगा। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखते हैं। देखिए, भारत की प्रमुख पंचवर्षीय योजना और उनसे संबंधित मॉडल के बारे में क्या सही देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस द्वारा दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल आपका जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। प्लस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपका DR गडगिल मॉडल पर आधारित है। उपरोक्त तो सभी सही है। कौन सा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, ये पूछा जाता है। अब देखिए, भारत की कृषि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के बारे में क्या सही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको MCX भी बोला जाता है, इसका मुख्यालय मुंबई है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड आपका मुंबई में, जिसको NCDX बोला जाता है। नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अहमदाबाद में, इसको NMCE बोला जाता है। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड नई दिल्ली में, इसको ICEX बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ICEX बोला जाता है। यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड नवी मुंबई, UCX इसको बोला जाता है। उपरोक्त तो सभी सही है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, भारत के प्रमुख शेयर सूचकांक के बारे में क्या सही है देखते हैं। देखिए, BSE सेंसेक्स, यह जो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। इसमें लगभग 30 कंपनियां हैं। कितनी कंपनियां हैं, 30 कंपनियां इसके अंतर्गत आती है। BSE 200, यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। डॉलेक्स BSE 200 का ही एक डॉलर मूल्य सूचकांक है। ये क्या है, BSE 200 का क्या है, डॉलर मूल्य सूचकांक है। NSE 50 क्या है, यह राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। क्या है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक। इसको SPN CNX निफ्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, CNX निफ्टी बोला जाता है। उपरोक्त तो सभी सही है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसको रखा गया था। व्यक्तिगत कर, निगम कर, उपहार कर, व्यय कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, पूंजी लाभ कर। उपरोक्त सभी करों को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो ये जो है आपका प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत रखा गया। इसके अलावा जितने भी कर हैं वो सब अप्रत्यक्ष कर हैं। GST आपका मुख्यतः कभी कभी सामान पर लोगे तो अप्रत्यक्ष है और खुद पटाओगे तो प्रत्यक्ष है। निम्नलिखित में से क्या सही है, देखिए। अवमूल्यन, कृषि मुद्रा का मूल्य तथा अन्य मुद्रा में से कम करना क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। देखिए,
किसी मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्रा से कम करने क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। विमुद्रीकरण किसको कहा जाता है? पुरानी मुद्रा समाप्त कर नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है, जिसको नोटबंदी बोलते हैं। मुद्रा संकुचन किसको कहा जाता है? बाजार में मुद्रा की कमी को मुद्रा संकुचन बोला जाता है। मुद्रास्फीति किसको बोलते हैं? तो मुद्रा प्रवाह बढ़ाना तथा मुद्रा का मूल्य कम हो जाना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो मुद्रा का उसका वैल्यू कम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। स्टैगफ्लेशन किसको कहते हैं? ऐसी अवस्था जिसमें मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ आ जाती है। मतलब पूरे देश में, मान लो हमारा पूरा देश, उसमें उत्तर भारत में मुद्रास्फीति है और नीचे दक्षिण भारत में मंदी चल रही, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यह सर्वाधिक हानिकारक होता है। उपरोक्त तो सभी सही है। देखिए हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने आप लोगों को लगभग 200 से 250 क्वेश्चन कराया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो अगर आप लोगों को चाहिएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोगों का तैयारी आप लोग जारी रखिए, जल्दी से आप लोगों का पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।